पहली नौकरी की पहली चिट्ठी या फिर पहली ईमेल कितनी खास होती है ना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का एक और एपिसोड शुरू हो गया। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये महफिल जो शुरू हो गई है, आज की इस महफिल में जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। इस कहानी को तलाश करने के लिए ही बीते कुछ दिनों से मैं इधर उधर लोगों से मिल रहा था और ये कहानी जो है ये मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। और जब ऐसे ही दूसरों की कहानियाँ सुनते हुए मैं अपने अपनों के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे कुछ किस्से बताए। उन किस्सों को मैं ध्यान से सुनता रहा। ध्यान से सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस सफ़र में मौजूद हूँ जहाँ की वो कहानियाँ बता रहे हैं। चुपचाप अपने नोटपैड पे कुछ अहम हिस्सों को मैंने कैद किया और उसके बाद आज सुबह बैठ कर के इस कहानी को लिखा। इस कहानी को लिखते हुए मैं उसी दौर में गया जहाँ ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना आज की तरह सुविधाएं थी। मोबाइल फ़ोन तक नहीं था, टेलीफोन नहीं था। जब तार भेजे जाते थे, जब चिट्ठियाँ आती थी, पोस्टमैन आता था और वो अपने साथ संदेशा लेकर आता था। आपने कभी चिट्ठियों के दौर को देखा है? वो दौर जहाँ एक अलग ही खुशी होती थी चेहरे पे। जब हम चिट्ठियाँ पढ़ते थे तो लगता था कि कोई अपना है जिसने अपने जज्बातों को शब्दों में समेट कर भेज दिया है। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मम्मी को कभी कभी नाना जी ख़त भेजा करते थे। मम्मी उन ख़तों को बहुत प्यार से पढ़ती थी। उन ख़तों को पढ़ते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती थी और उसके बाद कभी कभी वो उन ख़तों का जवाब भी देती थी। मेरे नाना जी आर्मी में रहे थे तो उनका हर रोज़ घर आना नहीं होता था, तो वहीं अपनी बटालियन से वो ख़त भेजा करते थे। तो ख़तों से जुड़ना तो बहुत पहले से रहा है मेरा। शायद आपकी भी कोई खूबसूरत सी याद रही होगी। कभी किसी के प्रेम में कोई ख़त लिखा होगा, या हो सकता है किसी को गुस्से में कोई ख़त लिखा हो। कभी ना कभी कोई ना कोई नोट तो लिखा होगा। हालांकि अब ज़माना बदल चुका है। आजकल लोग डीएम करते हैं, लंबे लंबे मैसेजेस भेजा करते हैं व्हाट्सएप पे। उससे पहले के दौर में जाएं थोड़ा, व्हाट्सएप से पहले वाले में, तो तब 11 रुपये में 1100 मैसेज मिला करते थे। उन मैसेजेस को हम भेजा करते थे दूसरों को। कई बार लंबे चौड़े मैसेज भेज दिया करते थे। और वो दौर था यार जब फॉरवर्ड किए जाते थे जोक्स एक दूसरे को। ये मैसेज यहाँ से चला आ रहा है, 11 लोगों को भेजिए और अपनी यादें बनाइए। तो ऐसी बहुत सी खूबसूरत यादें थी। खैर, आज के किस्से में इन सब यादों से परे हट करके उन चिट्ठियों के दौर की तरफ चलेंगे जहाँ सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी पर कहानियाँ बड़ी ख़ास थी उस दौर की। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है शगुन। साल 1994। उन दिनों तकनीकें बहुत आगे नहीं थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया तो दूर की बात, टेलीफोन ने भी अभी दस्तक नहीं दी थी। नैनीताल तब एक आम शहर की तरह बिना दौड़ भाग वाला ये शहर हुआ करता था। लोग वहाँ घूमने आते थे, पढ़ने आते थे और कभी कभी सिनेमा देखने भी। उस दिन डीएसबी कैंपस में पढ़ने वाले नारायण अपने दोस्त जीवन के साथ फिल्म देखने के लिए अपनी जेब के सिक्के गिन रहे थे। थिएटर के बाहर कादर खान और गोविंदा की तस्वीर लगी एक फिल्म लगी हुई थी। वो दौर इन दोनों कलाकारों का सबसे बेहतरीन दौर हुआ करता था। ये दोनों तब हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा हो चुके थे। नारायण और जीवन दोनों बड़े खुश थे कि आज तो सिनेमा देखकर थोड़ा मौज की जाएगी। किराए के लिए घर से मिले पैसों को बचाकर ये दोनों हमेशा सिनेमा देखते रहते थे। कभी कभी तो ये दोनों मजदूरी करने भी चले जाते ताकि ज़्यादा पैसे इनकी जेब में आ सके। उन दिनों ज़्यादा पैसे का मतलब 5 से 10 रुपया या 20 रुपये होता था। वो दौर आज के जितना महंगा और एडवांस नहीं था। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने में अभी आधा घंटा था। लड़कों ने सोचा कि टिकट खरीद लेते हैं, फिर कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे। अभी वो सिनेमा हॉल के रास्ते में आगे बढ़े ही थे कि दिल्ली पुलिस के एक सरदार जी ने उन दोनों को रोक लिया। नीचे एक मैदान पर कुछ कॉलेज के लड़के पुलिस वालों ने रोक कर रखे थे। उन सभी के चेहरों को देखकर लग रहा था कि उन सबको वहां मजबूरी में रुकना पड़ा हो जैसे। उन दोनों लड़कों की जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था।
इसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। हालांकि एक पुलिस वाले के रोकने से वो दोनों थोड़ा घबरा गए थे और वहां से बस निकलना ही चाहते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनको वहीं रुकने पर मजबूर कर गया। सरदार जी ने दोनों की कदकाठी देखी और कहा, और पुत्रो, पुलिस में भर्ती होगे? नारायण ने पूछा। तनख्वाह क्या मिलेगी? सरदार जी मुस्कुराकर बोले, दिल्ली पुलिस की नौकरी, 2000 रुपये की तनख्वाह, रहना खाना सब देती है बेटा जी। अगर माने तो नीचे गाड़ी खड़ी है और कुछ तुम्हारे जैसे मुंडे भी, तो जाओ और ट्राई कर लो। जीवन ने पूछा, लेकिन हमने तो अपने घर में अभी कुछ पूछा ही नहीं है। सरदार जी बोले, ओ बादशाह, पिक्चर देखने से पहले घर पे पूछते हो नहीं ना, तो ट्राई करने में की प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद नारायण और जीवन दिल्ली पुलिस की भर्ती में शामिल होने को तैयार थे। उनके नाम लिखाए गए और डेट ऑफ बर्थ पूछी गई। जीवन की उम्र कुछ महीने ज़्यादा निकल गई और नारायण बिल्कुल फिट बैठे थे। अगले दिन नारायण को पुलिस वालों ने अपने सर्टिफिकेट लेकर आने को कहा। उस दिन उन दोनों ने सिनेमा तो नहीं देखा, लेकिन एक उम्मीद लेकर दोनों चले आए थे अपने घर पर। जीवन को तकलीफ तो हुई थी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अपने दोस्त की खुशी में वो खुश थे। अगले दिन नारायण अपने सर्टिफिकेट लेकर उनको चेक करा रहे थे, कहीं कोई गलती या गुंजाइश छूट ना जाए। पुलिस वाले भी बड़ी बारीकी से एक एक कागज़ को देख रहे थे। उस दिन बहुत देर तक कागज़ों वाली प्रक्रिया हुई और फिर फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी हाथों हाथ हो गया। नारायण को बताया गया कि उनका कॉल लेटर आएगा और उनको 928 रुपये लेकर दिल्ली आना होगा। ये पैसे सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा किए जाते थे, जैसे कोई सिपाही ट्रेनिंग के वक्त भाग जाए तो उसके खर्चे की भरपाई हो सके। अब इंतज़ार था तो उनके कॉल लेटर का। घर पर किसी को खबर नहीं दी थी नारायण ने। कभी कभी वो अपने दोस्त जीवन को बताते कि पता नहीं यार, कॉल लेटर आएगा भी या नहीं आएगा। नारायण को नौकरी की ज़रूरत इसीलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि आदमी किताबों के बीच उलझा रहा तो ज़िंदगी उलझ जाएगी। जैसे तैसे तो वो 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में आए थे, लेकिन जीवन पढ़ने में ठीक ठाक थे और वो ज़िंदगी में अपनी मजबूरियों के साथ लड़ते हुए भी अपनी किताबों से बहुत प्यार करते थे। हाँ, सिनेमा का शौक उनको बहुत था। इंतज़ार के दिन बढ़ते गए और डाकिये ने अभी तक दस्तक नहीं दी थी। 2-3 बार तो नारायण और जीवन ही पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाए थे। पोस्ट ऑफिस वाले अब उनको देखकर पहचानने लगे थे। वो उनको देखते हुए कहते, अरे नहीं आया भाई कोई कागज़, जब आएगा छुपाएंगे थोड़ी तुमसे। ऐसे ही एक रोज़ जब नारायण अपने घर से थोड़ी दूर एक पोखर के पास अपने दोस्त जीवन के साथ बैठे थे तो वो बहुत उदास हो गए थे। उन्होंने एक पत्थर पोखर की तरफ उछालते हुए कहा, पता नहीं यार जीवन दा, अपनी किस्मत में नौकरी लिखी भी है या नहीं, पता नहीं। जीवन उस वक्त कोई किताब पढ़ रहे थे। वो किताब से सर उठाते हुए बोले, अरे तुम टेंशन ना लो, जो होगा अच्छा ही होगा। उतनी ही देर में उन दोनों ने एक आवाज़ सुनी जो नारायण को पुकार रही थी। नारायण ने आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर घर की ओर भागे। वो समझ गए थे कि ये उनके बड़े भाई की आवाज़ है। उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे उनके दोस्त जीवन भी उनके घर पहुंच गए। घर जाकर उनको पता चला कि घर के दरवाजे पर डाकिया आया है। उसने अपने हाथ में एक लिफाफा लिया हुआ है। इसे वो बस नारायण को सौंपना चाहता था। नारायण ने कहा, अरे भैया ये कागज़ होगा मेरा। डाकिया मुस्कुराता हुआ बोला, कागज़ नहीं है भाई साहब, किस्मत है नारायण की। पहले कुछ मिठाई खिलाइए तभी कागज़ पकड़ाते हैं। अब घर में हर वक्त मिठाई कौन रखता है। नारायण की भाभी तब तक एक गिलास पानी लेकर डाकिये को दे चुकी थी। डाकिया पानी का घूंट भरता हुआ बोला, अरे नारायण की नौकरी लगी है, कुछ तो भेंट या शगुन दीजिए। नारायण को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से कांपने लगे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई को बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी का एग्ज़ाम दिया था और ये
ये उसी का कॉल लेटर है। भाई को पता चला कि नारायण की नौकरी लग चुकी है तो उन्होंने भाई को गले तो नहीं लगाया, लेकिन उसके सर पर थपकी देते हुए अपनी जेब से एक 20 पैसे का सिक्का देते हुए बोले, ले पोस्टमैन साहब को शगुन दे दे। आज नारायण को 30 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन आज भी उनको लगता है जैसे ये सब कल की ही बात हो। आज जिंदगी उनकी पूरी तरह से बदल गई है, पर उनकी दोस्ती अब भी जिंदाबाद है, वैसी ही जैसी थी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। असल में ये कहानी हम सब की है। कभी ना कभी कोई ना कोई मोड़ हमारी जिंदगी में ऐसा जरूर आता है जब हमको ऐसा लगता है कि उम्मीद तो है नहीं, अब बस हम एक छोटा सा सहारा लिए रहते हैं दिल में कि क्या पता कुछ हो जाए। ये क्या पता कुछ हो जाए ना एक ऐसा हिस्सा है हमारी जिंदगी में जो हमें ना एक हिम्मत दे देता है अंदर से कि टेंशन मत ले, सब ठीक होगा यार। दिल अंदर से बोल रहा होता है हाँ अच्छा होगा, हालांकि ये दिल का क्या कहें, तो कई बार नेगेटिव विचारों में इतना चला जाता है, इसे बार बार लगता है नहीं यार कुछ नहीं होगा यार, क्या होगा यार, कैसे होगा यार, तो ऐसे घबराता रहता है। लेकिन यकीन मानिए कि आप जब भी कभी ज़िंदगी में थोड़े उदास हो रहे होंगे या फिर कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा तो कोई सरदार जी आएंगे मुस्कुराते हुए और कहेंगे, क्यों हुए पुत्र हो, पुलिस में भर्ती होना है या फिर ज़िंदगी किसी मुसीबत से तुम्हें बाहर निकलना है। फिर कभी कोई पोस्टमैन आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी जो खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों को, अलग अलग हिस्सों को देखा है जब मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी बहुत डार्क हो गई है, आगे कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ खोया खोया है, रास्ता नहीं मिल रहा है, जिस रास्ते की तलाश है वो कहीं खो गया है। फिर आया वो रास्ता, और यकीन मानिए कि मेरी पिछली जिंदगी हमेशा आने वाली जिंदगी से थोड़ा कम बेहतर थी और आने वाली जिंदगी हमेशा बेहतर रही। अक्सर ना हम लोग ये समझ लेते हैं कि यार हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बुरा हो रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ ना किसी एक सुपर पावर के हाथ में है, उसने हमारे लिए तय किया हुआ है। हम उससे प्रार्थना करते रहते हैं कि यार क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यार, कोई एक रास्ता मिल जाता है यार। सुनो, उसने ना पहले से ही रास्ते तय किए हुए हैं। हो सकता है तुम्हारे मानने के तरीके उसको अलग अलग हों, लेकिन वो है जो सबका हिसाब रखता है, जिसको मालूम है कि उसको किस वक्त किसे कितना देना है, कितना पहुंचाना है। तो इसीलिए एक कहावत भी है कि अगर तुम नेचर के साथ चलोगे, नेचर इन सेंस वो जो सुपर पावर है, अगर तुम उसके साथ चलोगे तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी, तुम हर मुसीबत से लड़ लोगे और जीत जाओगे। लेकिन अगर अपनी मुसीबतों पे हर रोज़ रोते रहोगे और सोचोगे कि अब यार क्या हो गया है, ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा, रास्ता तलाश करने की हिम्मत ही नहीं करोगे, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलें कभी कम ना हो। तो ये हम सब का हिस्सा है, हम सब एक ना एक बार इस रास्ते से गुजरते हैं। आपके आसपास भी होंगी ना कुछ कहानियाँ, आपके आसपास भी कुछ ऐसे हिस्से रहे होंगे जब आपकी ज़िंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट रहा होगा। तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी फुर्सत निकालिए और आज उस टर्निंग पॉइंट को बताइए। पंकज जीना का जो चैनल है इसे आप दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं, और कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ आकर आप अपनी बातें बता सकते हैं। बीते दिनों से आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, आपके कमेंट्स में ख़ास तौर पे एक बात लिखी गई थी कि आप बहुत पसंद करते हैं इस शो को और इन बातों को आपको एक जुड़ाव हो गया है, आप खुद से शेयर कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत आपको कि आप इतना प्यार दे रहे हैं। हमने जब शुरू किया था पंकज जीना पॉडकास्ट तो मकसद भी यही था कि दुनिया में जब इतनी चीज़ें हो रही हैं, जब इतना कुछ इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है, जब इतने शानदार शानदार और बेहतरीन कलाकार हैं, तो उनके बीच में हम ऐसा क्या करें जो अलग हो। तो फिर समझ आया कि हम तो सिर्फ कहानियाँ कह सकते हैं। अब कहानियाँ वो नहीं होती जो बनावटी हों, कहानियाँ वो होनी चाहिए जो सच हो, जिसका किसी की ज़िंदगी में असर हुआ हो। तो खुशी इस बात की है कि आपको उन कहानियों से असर पड़ा है, आपकी ज़िंदगी में उन कहानियों से बदलाव आया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
इन मोहब्बतों के लिए। ये मोहब्बतें हम हमेशा अपने दिलों में क़ैद रखेंगे और याद रखेंगे कि हाँ, हम उन सुनने वालों की वजह से यहाँ पर बेहतरीन बातें कर पा रहे हैं, बेहतरीन बातों को पेश कर पा रहे हैं जिन्होंने हमें बेपनाह मोहब्बत बख्शी है। तो ये बेपनाह मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया। मैं स्क्रीन के उस पार तो नहीं आ सकता, लेकिन अपना प्यार भेज रहा हूँ, महसूस कीजिएगा। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। और आखिर में बस इतना ही कहना है कि खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जब वक्त लगे तो उस वक्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। और शुक्रिया कमेंट करने के लिए, शुक्रिया प्यार देने के लिए। आप अपना हक समझते हैं और अपने हक के हिसाब से हर रोज़ इसे शेयर करते रहते हैं, तो शुक्रिया मोहब्बत के लिए। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। एक और नई कहानी है जिसे तलाश करने जा रहा हूँ, और कल जो कहानी आएगी वो कहानी बहुत ज़्यादा ख़ास होगी, मेरे भी और आपकी भी बहुत करीब होगी, ये यकीन है मुझे। चलिए इसी बात पर विदा लेते हैं। मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच। सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।